बहुत सी राजनीतिक बातें हो चुकी हैं और बहुत सा समुद्र में पानी बह चुका है। अब मौसम बादल घिरे हुए हैं लेकिन पानी नहीं बरस रहा है। हम लोग एक टकटकी लगाए हुए बादलों की तरफ देखा करते हैं। बादल तो बहुत हैं, गर्मी उमस भरी हुई है और चिपचिपाहट है, लेकिन पानी बरसने का नाम नहीं। और कहीं कहीं बाढ़ का तांडव चल रहा है। खैर, सरकार में भी अभी बजट के रूप में बहुत सब बारिश हो गई है। कुछ राज्य तो बारिश में धन की वर्षा से इतना ज़्यादा आप्लावित हो गए। बिहार और चंद्रा बाबू जी का जो आंध्रा है। अब सबसे बड़ी बात एक चीज़ है, जो राजनीति में थोड़ा सा दिलचस्पी लेते हैं और लोकसभा की कार्रवाई देखते हैं तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अब चूँकि संसद है, अपनी सदन की कार्रवाई देखने के लिए हमारे बहुत प्रबुद्ध जन और जन सामान्य, हालांकि जन सामान्य तो हम नहीं कह सकते, उसके पास अपने धान की फसल की निराई, धान की फसल की पानी न बरसने की चिंता, खाद उर्वरक डालना है, वो सब देखता है। लेकिन खैर, अब किसान भी देख रहा है कि हमारे बजट में धन की बारिश कितनी हुई है। अब मैं बजट की चर्चा तो मैं नहीं करने जा रहा हूँ कि बजट पे क्या चर्चा हुई, क्या नहीं हुई चर्चा, कितना फ़ायदा हुआ, लेकिन कमोबेश जो कुछ हमने देखा है बजट पे बड़ा सकारात्मक है। अब ये बात दूसरी है कि जैसे कि हर मामले में कोई भी सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन दिव्यांगों की बात नहीं होती है। तो उसी परंपरा का इस तीसरे टर्म की सरकार ने अपने पहले बजट भाषण में कायम रखा है कि दिव्यांगों का कहीं भूल से भी नाम ना आने पाए। क्यों आए दिव्यांगों का? दिव्यांग कोई संगठित वोट बैंक तो है नहीं। दिव्यांग अगर अपने घर में है तो कोई किसी को वोट देने का आता, कोई किसी, सब दिव्यांग अगर किसी को एक वोट देने के ऊपर शक्ति रखते, कुछ आवाज़ में दम होती, तब आपकी चर्चा होती। आपकी काहे चर्चा हो? क्यों चर्चा हो? आप में दम ही नहीं है, आप संगठित नहीं हो सकते। आप बस अपने अपनी ढपली, अपना अपना राग, जिंदाबाद जिंदाबाद, वो है, एक मंच नहीं बन सकता। हमने बहुत दिनों से कहा कि दिव्यांगों का एक संगठित मंच होना चाहिए, दिव्यांगों की एक महापंचायत होना चाहिए। जैसे कि किसानों को टिकैत जी अपना लेकर के करते हैं। अब उसकी कितना वो जायज़ है, कितना नाजायज़, ये तो मैं नहीं कह सकता। उसमें तो खैर विदेशी फंड खूब मिलता है, वो चलाते हैं। हम उतनी बड़ी पंचायत नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मंच पे बहुत सारे दिव्यांगों के दल हैं। दिव्यांग के कई नाम से दिव्यांग लगा लो, उसके साथ उसके आगे पीछे कोई भी नाम लगा लो, दिव्यांग उत्थान, दिव्यांग सहयोग, दिव्यांग कल्याण, दिव्यांग जागृत, कई सब मंच काम कर रहे हैं अपनी जगह पर। अच्छा है, मैं किसी मंच की या किसी संगठन की आलोचना तो बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि वो सभी किसी न किसी रूप में करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन एक इतना मतभेद है, कारण ये है कि जैसे राजनीतिक दलों के तरीके से हमारे अंदर भी आकांक्षा है कि हम भी मठाधीश बन जाए। अगर हम अपने संगठन को तोड़ देंगे तो राजनीति में कहीं उनकी सरकार न बन जाए। उनके, अरे ये कुछ नहीं बनने जा रहा। आपकी सरकारें नहीं, आपका कोई दल नहीं, आपका कोई जो कहीं पर कोई व्यवस्था में कहीं आपका नाम ही नहीं, तो कहाँ सरकार बन जाएगी। हाँ, अगर एक जगह पे एक संगठन होकर के कुछ आवाज़ उठाएं तो कोई बात हो सकती है। अब उसके लिए मैं अपनी पिछले कई बार मैं इस प्रकार के एपिसोड दे चुका हूँ। एक बार फिर एक विनम्र असफल सा प्रयास कर रहा हूँ। असफल इसलिए क्योंकि मैं असफल ही हुआ हूँ इस मामले में। एक बार फिर कहता हूँ, विभिन्न संगठन हैं हमारे। सीतापुर में ही 3-4 संगठन हैं, लखनऊ में तो करीब 25-30 संगठन हैं, और इलाहाबाद में कई संगठन हैं। लेकिन इलाहाबाद वाले काम करते हैं, सब जुड़ जाते हैं। और बरेली, बांदा, बदायूं, अलीगढ़, सब कई संगठन हैं और अपने अपने नाम का है, और उसके अध्यक्ष, मंत्री और जुड़े लोग अपना भरपूर काम करते हैं। भरपूर काम करके अपनी
जनपदीय स्थानीय राजनीति में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नाम भी रखते हैं, कहीं न कहीं जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार तक पहुँच बनाकर थोड़े बहुत काम करवा लेते हैं, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। आप अपना अपना ढपली, अपनी अपनी राग ऐसे ऐसे जय हिंद जय हिंद जय हिंद करते हैं, कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, आपके दिव्यांग भाइयों की सेवा करने के, उनमें आत्मविश्वास जगाने का आप काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो करते रहें। लेकिन कोई बहुत बड़ा लाभ मिल जाए कि आपका दिव्यांगों का संगठन पूरे भारतवर्ष में इतना सशक्त हो जाए कि दिव्यांग संगठनों की आवाज़ को थोड़ी महत्ता मिले, थोड़ा उनको सोचने के लिए सोचें। अरे मैं अब क्या बताऊं कि एक, मैं नाम नहीं लूँगा, स्वर्गवास हो गया, कांग्रेस के सांसद थे, दिव्यांग थे, उनसे मैं मिला हूँ, रेड्डी करके नाम था। अब दिव्यांगों की बात वो सुनना पसंद नहीं करते थे, स्वयं दिव्यांग थे, एक बेस से चलते थे। ये है हाल। दिव्यांग जो है उसके अंदर इतनी ईगो आ गया है कि वो दिव्यांगों की बात, अपने जैसे लोगों को अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता है। तो खैर, तो हम भी उनके पास बैठना पसंद नहीं करते। मैं तो जब राजनीतिक दलों से मिलने जाता हूँ, बड़े बड़े मंत्रियों से मिला हूँ, चाहे ब्रजेश पाठक हों, चाहे उस समय भी सपा गवर्नमेंट में भी कुछ मंत्रियों से मैं मिला हूँ, आजम खां जी से मैं मिला हूँ 3-4 बार। बड़ा मतलब उनकी आलोचना कोई करे, लेकिन मुझसे बड़े प्रेम से मिलते थे। आज तक इतना कोई मंत्री मुझसे नहीं मिला। वो उनके जो सोच है, चिंतन है, उससे मैं जरूरी नहीं कि मैं उनका समर्थक हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनका मैं आदर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कई बात कहा। इसी तरीके से वर्तमान सरकार में ब्रजेश पाठक जी और जो अपने दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री कश्यप जी हैं, नगेंद्र कश्यप जी, उनसे भी मैं कई बार मिला हूँ, मिलते हैं, बड़ा प्रेम से मिलते हैं। अब मिलने का कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, इसको कहने मुझे हिचकिचाहट नहीं, बिल्कुल कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जो एप्लीकेशन दिया उन्होंने बड़े बोल दिया, ऐसा बात करी कि जैसे कि अब उस पर बिल्कुल कार्रवाई हो ही जाएगी। सीतापुर का ही मैटर था, उस पर 2 बार मैं मिला, जब सीएमओ ऑफिस को इधर से उधर करवाने के लिए पाठक जी ने आश्वासन दिया, कुछ नहीं हुआ। वो जो कुछ भी हुआ वो स्थानीय हस्तक्षेप से जो कुछ भी हो सका हुआ। अब मैं नहीं जानता इस समय क्या पोजीशन है। बहरहाल ऐसे मुद्दों पे कई बार अपने दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री से भी मिला, लेकिन वो भी बिल्कुल मैं करूँगा, कतई करूँगा, एकदम करूँगा, ये हो ही जाएगा, 8 दिन का टाइम दीजिए। 8 दिन के टाइम के बाद आप देखिएगा पेंशन जो है, इस बार मैं पेंशन के लिए तो हमारे आदरणीय नगेंद्र कश्यप जी वास्तव में वो चाहते भी करवाना, कम से कम 7-8 बार घोषणा कर चुके हैं कि बस अगले हफ्ते से 1500 पेंशन होने वाली है, लेकिन आज तक पेंशन नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि मंत्रीगण या राजनीतिक दल, मैं राजनीतिक दल से तात्पर्य ये न लगाइएगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है, कोई भी दल, कोई भी राजनीतिक दल आपके लिए कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि आप उनके लिए शून्य हैं, आप उनके लिए कुछ हैं ही नहीं। और वो क्यों नहीं? क्योंकि आप संगठित नहीं। सभी दल, सभी संगठन, सभी दिव्यांगों की एसोसिएशन एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म बना लें, महासंगठन बना लें, कुछ भी नाम रखें, उसके हर दल का सदस्य, उस हर दल का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य हो, और उसकी 6 महीना में 1 साल में बैठक हो, और अपने अपने जो संगठन है उनकी मौलिकता वो बनाए रखें। वो जहाँ जैसे जिस प्लेटफार्म पर काम करते हैं वो करते रहें, लेकिन महासंगठन में एक स्वर से एक मांग बना करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो संभव है कि शायद कुछ मिल जाए। अब क्या मिल जाए, इस मिलने पे तो आप लोग खैर हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, हमसे ज़्यादा चिंतक हैं, लेकिन जो मेरी अल्प बुद्धि कहती है उस पर 1-2 बातें हो सकती हैं। एक बात रोजगार की गारंटी। मैं पेंशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि पेंशन 1500, 2000, 5000, 10,000, 5000 भी कर दी जाए, 10,000 भी कर दी जाए, तब भी पेंशन बढ़ाने की बात हमेशा होती रहेगी। उससे वास्तव में 10,000 भी कर दी जाए तो कोई भला होने वाला नहीं। हाँ, उन लोगों की पेंशन भला हो जाएगा जो कुछ भी कर नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत हो जाएगा,
लेकिन इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पेंशन बढ़ाई नहीं जाए, पेंशन बढ़ाई जाए, बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके विकल्प में मैं दिव्यांगों के लिए रोजगार गारंटी की बात करता हूँ। उनको रोजगार गारंटी मिले और शिक्षा के स्तर से मिले, और जो अनस्किल्ड हैं, जो अकुशल, जो जिनको कुशल नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण दे करके उनको रोज़गार देने की गारंटी दी जाए। रोज़गार देने से, गारंटी से तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी की मैं बात कर ही नहीं रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ऋण मुक्त ब्याज देकर, ब्याज मुक्त ऋण दे करके, सॉरी उल्टा कह गया, मेरी एज है, थोड़ा भूल जाता हूँ, माफ़ करना, ब्याज मुक्त ऋण दे करके उनको उनकी कुशलता, उनकी सापेक्षता के अनुकूल, उनके देश काल और स्थान के अनुकूल उनको दुकान खोलने के लिए, रोज़गार चलाने के लिए ऋण दिया जाए, और ऋण दे करके उसकी मॉनिटरिंग करी जाए कि कितना वो है और कितना वो चला रहा है, कितना नहीं चला रहा, तो क्या कठिनाई आ रही, क्या दिक्कतें, उनको सरकारों को दिक्कतें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब ये सब चाहिए की बात तो मैं कर रहा हूँ, ये चाहिए तब तक नहीं होता है जब तक आपके ये स्वर खाली इस यूट्यूब पे नहीं, ये जो दिव्यांगम यूट्यूब पे हम बोलते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कुछ नहीं। जब आपकी इतनी ताकत आ जाए, आप में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि आप लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोक से राज्यसभा, इनमें पहुंचने आपके स्वर गूंज सके। अब ये स्वर गूंज सके कैसे? हमारे अंदर, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि हमारे अंदर इतनी आर्थिक सामर्थ्य नहीं है कि हम आजकल के उसमें 5 करोड़ 10 करोड़ लड़ करके इलेक्शन जीत सके, नहीं। जैसे एंग्लो इंडियन का आप प्रतिनिधित्व देते हैं, कलाकारों का प्रतिनिधित्व देते हैं, विशेष साहित्यकारों का प्रतिनिधित्व सदन में देते हैं, वैसे ही दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व हर राज्य से कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। और वो किसको प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ये नहीं कि दिव्यांगों के नाम पर, जैसे आजकल हर प्रकोष्ठ खोले हैं, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी प्रकोष्ठ है, उसके दिव्यांग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नहीं। मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन उसको दिव्यांग को ही दिव्यांग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाना चाहिए। हाँ, लखनऊ के हमारे प्रकोष्ठ के हैं मुकेश मिश्रा, वो ठीक हैं, दोनों बैसाखी लगा चलते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के दिव्यांग प्रकोष्ठ के जो राज्य के अध्यक्ष बनाए गए वो दिव्यांग नहीं है। ओझा जी, हम बड़ा नाम करके, मैं कोई डरता नहीं हूँ, न किसी को मैं वो करता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर राज्यों में, जैसे कांग्रेस ने अपना दिव्यांग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया किसी को, तो दिव्यांग है। बीजेपी ने जो अपना दिव्यांग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया तो डॉक्टर उत्तम ओझा को बना दिया। कहाँ से दिव्यांग है? काम करते। हाँ, दिल्ली का प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाए गए राय हैं, अरुण राय, वो दिव्यांग है, एक हाथ से दिव्यांग है, बहुत काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दिव्यांग प्रकोष्ठ बना करके राजनीतिक दल वो करते हैं, वो उनकी अपनी है, उनका अपना कार्यक्षेत्र है, उसमें हम हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते, न उसमें उनको हम सुझाव दे सकते हैं कैसा करना चाहिए। राजनीतिक दल वो अपने अपने हिसाब से करते हैं, वो कोई सरकारों का उसमें हस्तक्षेप नहीं कहा जाता है, तथाकथित तौर से होता है। जिस दल की सरकार होती है वो अपने मन का बनवाता है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो धावक हो, कोई मतलब नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतना दबाव बनाया जाए कि व्यवस्थाएं इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि दिव्यांगों को सदन में आवाज़ गूंज सके। चलिए, नामांकन नहीं करवाते, अगर कोई जैसे अनुसूचित जाति क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी प्रकार से दिव्यांगों की कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी हर एक राज्य में 1-2 कम से कम उनके प्रतिशत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी आरक्षित होनी चाहिए। जातिगत आरक्षण है, आप जातिगत आरक्षण दे रहे हैं, भाई शारीरिक दिव्यांगता के अनुकूल भी तो आरक्षण दीजिए। चलिए, जातिगत आरक्षण के अनुसार उसमें दिव्यांग
जैसे अनुसूचित जाति के क्षेत्रों का आरक्षण है तो अनुसूचित दिव्यांगों को आप उसमें आरक्षण दीजिए। बैकवर्ड जो जैसे भी हो, महिला आरक्षण, महिला क्षेत्र है तो महिला दिव्यांग महिला को आरक्षण दीजिए। अच्छा, ये आप लोग कतई किसी तरीके से ये अनुमान न लगाना कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें कोई मेरी कुंठा छिपी हुई कि मुझे कोई, मैं राजनीति से कहीं ऊपर, मुझे राजनीति के किसी भी दलदल में खतरा नहीं है। हाँ, मैं मार्गदर्शन करने, मेरी 72 साल की उम्र हो गई है, मैं किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मार्गदर्शन देने के लिए मैं दिव्यांगों के हितों के प्रति मैं चिंतित रहता हूँ और ये चिंता मेरी जायज़ है। दिव्यांगों का सार्वजनिक हित होना चाहिए। उनकी जिस तरीके से उपेक्षाएँ जो व्यवस्था कर रही है उस उपेक्षाओं से मुक्ति मिलनी चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। अब इनके लिए आप लोगों को आगे आना होगा, बहुत सी बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को हटाना है। बस इसी संकल्प के साथ क्या कहते हैं कि बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में।